मायापुर वैसे तो अपनी खुशहाली के लिए जाना जाता था, लेकिन उस रात घड़ी की सुइयां जैसे ही 12 पर मिली, शहर की फिजा बदल गई। बादलों ने आसमान को ऐसे ढका जैसे कोई काला कफन हो। अचानक शहर के अलग अलग हिस्सों में मौत का तांडव शुरू हुआ। ये कहानी किसी एक नायक की नहीं, बल्कि उन अनेक लोगों की है जिन्होंने उस रात साक्षात यमराज के दूतों का सामना किया। स्थान स्काई राइज अपार्टमेंट, 25वीं मंजिल। सुमित, एक IT प्रोफेशनल, लिफ्ट में चढ़ा और 25 नंबर का बटन दबाया। लिफ्ट ऊपर जाने लगी। अचानक 13वीं मंजिल पर लिफ्ट रुक गई। दरवाजा खुला, पर बाहर कोई नहीं था। सुमित ने बटन दबाया, लेकिन दरवाजा बंद नहीं हुआ। तभी उसने गौर किया कि लिफ्ट के कोने में एक साया खड़ा है, लेकिन उसकी पीली आंखें सुमित के दिल को चीर रही थी। कौन है वहां? वो साया धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसने दीवार से निकलकर सुमित के चेहरे को अपने धुंधले हाथों से छुआ। मुझे ऊपर जाना है, पर लिफ्ट नहीं, तुम्हारी रूह के साथ। अचानक लिफ्ट की लाइट जल बुझ होने लगी। साये के लंबे धुंधले नाखून सुमित की गर्दन के करीब आए। सुमित ने चिल्लाने की कोशिश की, पर उसकी आवाज जैसे किसी ने छीन ली थी। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला और सुमित बाहर की ओर भागा, लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखा तो लिफ्ट के दर्पण पर खून से लिखा था, मैं अभी भी तुम्हारे पीछे हूं। स्थान पुराना कब्रिस्तान रोड। इंस्पेक्टर रघुनाथ अपनी PCR वैन से गश्त लगा रहे थे। तभी उन्हें सड़क के बीचों बीच एक औरत बैठी दिखाई दी। उसका रंग अजीब सा था। ए औरत, इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? घर जाओ। वो औरत धीरे से मुड़ी। रघुनाथ के हाथ से टॉर्च गिर गई। उसका चेहरा नीला और झुर्रियों से भरा था। उसकी काली आंखें किसी जलते हुए कोयले जैसी थी। उसके दांत बाहर निकले हुए और खंजर जैसे पैने थे। उसने अपने लंबे नाखून सड़क के डामर पर रगड़े, जिससे चिंगारियां निकली। इंस्पेक्टर, क्या तुम मेरी अधूरी चिता को फिर से जलाओगे? रघुनाथ ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और गोली चलाई। ठाई! गोली उसके सीने के आर पार निकल गई, लेकिन खून के बजाय वहां से नीला गाढ़ा द्रव्य निकलने लगा। चुड़ैल एक डरावनी हंसी हंसी और हवा में तैरती हुई रघुनाथ की वैन की छत पर जा बैठी। तुम्हारी गोलियां लोहे की हैं और मैं रूह की रानी। उसने अपने नाखूनों से वैन की लोहे की छत को ऐसे फाड़ दिया जैसे वो कोई कागज हो। रघुनाथ ने गाड़ी दौड़ाई, पर वो चुड़ैल हर मोड़ पर पेड़ से लटकी हुई उसका स्वागत कर रही थी। स्थान मायापुर सिटी अस्पताल। अस्पताल के मुर्दा घर में अचानक अजीब सी आवाजें आने लगी, कड़क कड़क, जैसे हड्डियां टूट रही हो। डॉक्टर ईशा वहां पहुंची तो देखा कि फ्रीजर के दरवाजे अपने आप खुल रहे हैं। सफेद चादरों में लिपटी लाशें धीरे धीरे उठ रही थी। उनकी त्वचा गल चुकी थी और उनसे भयंकर सड़ान आ रही थी। वो ज़ॉम्बी थे, न जीवित न मृत। मैडम भागिए, ये लोग ये जिंदा हो गए हैं। एक ज़ॉम्बी जिसका आधा चेहरा गायब था ईशा की ओर झपटा। ईशा ने पास पड़ा एक स्टैंड उसके सिर पर मारा, लेकिन ज़ॉम्बी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने ईशा का एप्रन अपने सड़े हुए दांतों से पकड़ लिया। तभी गलियारे में ज़ॉम्बी जमा हो गए। अस्पताल की सफेद दीवारें उनके सड़े हुए हाथों के निशानों से काली पड़ने लगी। ईशा और रामू ने खुद को एक केबिन में बंद किया, लेकिन बाहर से दरवाजा टूटने की तड़तड़ आवाज और ज़ॉम्बी की खुरचनी ने उनके होश उड़ा दिए। स्थान मेयर की हवेली। मेयर खन्ना अपनी हवेली में सुरक्षित महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके अपने घर की परछाइयां ही उनके दुश्मन बन गई है। दीवारों पर टंगी पेंटिंग से पिशाच बाहर निकलने लगे। वे पतले, लंबे
और उनके दांत सुई की तरह नुकीले थे। मेयर साहब, आपकी सत्ता का नशा बहुत चखा, अब आपके लहू का स्वाद चखेंगे। मेयर की बेटी चिल्लाई जब उसने देखा कि उसका अपना ही साया उसे पकड़कर फर्श के अंदर खींच रहा है। ये एक साया दानव था। हवेली की लाइटें पूरी तरह गुल हो गई थी और अंधेरे में सिर्फ राक्षसों की चमकती लाल आंखें दिखाई दे रही थी। अब तक पूरे मायापुर में यह फैल चुका था, हर तरफ चीख पुकार थी। लेकिन तभी शहर के केंद्र में स्थित विजय स्तंभ के पास लोग इकट्ठा होने लगे। वहां प्रोफेसर अद्वैत अपनी पुरानी किताबों के साथ खड़े थे। मायापुर के वासियों, डरो मत, ये शक्तियां हमारे डर से पलती है। अगर हम डरेंगे तो ये हमें खा जाएंगी। हमें इन्हें वापस उसी नर्क में भेजना होगा जहां से ये आई है। अद्वैत ने एक प्राचीन शंख निकाला और उसे पूरी शक्ति से बजाया। उस शंख की ध्वनि ओम के गुंजन के साथ शहर के कोने कोने में फैल गई। जैसे इस शंख की आवाज गूंजी, लिफ्ट का साया धुएं में बदल गया। चुड़ैल के नाखून गलने लगे। अस्पताल के ज़ॉम्बी फिर से बेजान होकर गिरने लगे। सब लोग एक साथ मंत्र पढ़ो, अपनी इच्छा शक्ति को एक करो। नारायणा रक्षमाम, नारायणा रक्षमाम, नारायणा रक्षमाम, नारायणा रक्षमाम। एक प्रचंड सफेद रोशनी शहर के बीच से निकली। वो रोशनी इतनी तीव्र थी कि रात का अंधेरा दिन के उजाले से भी ज्यादा चमकदार हो गया। सभी राक्षस, दानव, प्रेत, पिशाच उस रोशनी को सहन नहीं कर पाए। उनकी देह जलने लगी। जब सूरज की असली किरणें मायापुर पर पड़ी तो शहर शांत था। सड़कों पर नीला द्रव्य, सड़ी हुई चादरें और टूटी हुई लिफ्टें उस खौफनाक रात की गवाह थी। प्रोफेसर अद्वैत ने आसमान की ओर देखा। द्वार बंद हो चुका था, लेकिन वे जानते थे कि ये सब फिर लौट सकते हैं। क्या हम सुरक्षित हैं? शायद, लेकिन याद रखना, जब तक इंसान के मन में नफरत और खौफ रहेगा, ये दरारें फिर से खुल सकती है। आज हमने अपनी दुनिया बचा ली, लेकिन उन आंखों ने हमें देख लिया है। वे अब हमें कभी नहीं भूलेंगी। मायापुर के हर घर के बाहर अब एक नमक की लकीर खींच दी गई थी। लोग अब रात को अकेले बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अंधेरा अब पहले जैसा नहीं रहा। मायापुर में सुबह तो हुई, लेकिन सूरज का रंग पीला नहीं, बल्कि गहरा लाल खून जैसा था। लोगों को लगा कि मंत्रों के प्रभाव से राक्षस चले गए, पर ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। प्रोफेसर अद्वैत ने जब शहर के मुख्य चौक पर बिखरी उस राख की जांच की तो उनका चेहरा सफेद पड़ गया। ये राख नहीं है, ये अंडे हैं। नर्क के बीजों ने हमारे वातावरण के साथ सामंजस्य बिठा लिया है। शहर के मलबे से एक अजीब सी कड़कड़ाहट सुनाई दी। वो राख हिलने लगी और देखते ही देखते उसमें से छोटे छोटे नीले हाथ बाहर निकलने लगे। वे सिर्फ राक्षस नहीं थे, वे रक्त कीट थे, जो सीधे इंसान के दिमाग पर हमला करने के लिए बने थे। स्थान मायापुर का एक साधारण घर। कोमल रसोई में नाश्ता बना रही थी। तभी उसने देखा कि चीकू चुपचाप कोने में बैठा दीवार को खुरच रहा है। चीकू, क्या कर रहे हो? हाथ में चोट लग जाएगी। चीकू धीरे से मुड़ा। कोमल की चीख निकल गई। चीकू की आंखें पूरी तरह पीली हो चुकी थी और उसके दांत मसूड़ों को फाड़कर बाहर निकल रहे थे। उसके नाखून काले और नुकीले हो गए थे। दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है, पर मुझे दूध नहीं, तुम्हारा गरम लहू चाहिए। चीकू एक जानवर की तरह कोमल पर झपटा। कोमल ने खुद को कमरे में बंद कर लिया, पर चीकू ने अपने नाखूनों से लकड़ी के दरवाजे को ऐसे चीरा जैसे वो कागज हो। ये नर्क का नया रूप था। वे अब मासूमों के शरीरों का इस्तेमाल कर रहे थे। स्थान मायापुर पुलिस मुख्यालय। शहर के ऊपर एक विशाल नीला कोहरा छा गया था। इस कोहरे के भीतर साए और पिशाच अदृश्य होकर घूम रहे थे।
रघुनाथ ने देखा कि उनके सिपाही एक एक करके हवा में गायब हो रहे थे। प्रोफेसर, ये हमें देख सकते हैं पर हम इन्हें नहीं। ये तो एक तरफा कत्लेआम है। इंस्पेक्टर, ये पिशाच अब हमारी परछाइयों में नहीं बल्कि हमारी धड़कनों के शोर से हमें ढूंढ रहे हैं। हमें अपनी इंद्रियों को सुन्न करना होगा। तभी छत टूटकर गिरी और वो चुड़ैल फिर से प्रकट हुई। उसकी देह अब पहले से 3 गुना बड़ी थी। उसके पीले दांतों से एक नीला जहर टपक रहा था जो फर्श को पिघला रहा था। पिछली बार तुमने मुझे जलाया था, अब मैं तुम्हारी हड्डियों से अपना महल बनाऊंगी। उसने अपने विशाल नाखूनों से रघुनाथ की जीप को बीच से 2 टुकड़े कर दिया। रघुनाथ ने एक अभिमंत्रित बम फेंका, लेकिन चुड़ैल ने उसे हवा में ही पकड़कर चबा लिया। अस्पताल में जो ज़ॉम्बी थे वे अब बदल चुके थे। वे अब धीरे नहीं चलते थे। उनकी पीठ से हड्डियों के पंख निकल आए थे। डॉक्टर ईशा ने देखा कि वे ज़ॉम्बी अब आपस में जुड़कर एक विशाल मांस का पहाड़ बना रहे थे। प्रोफेसर, ये जीव इवोल्यूशन कर रहे हैं। ये मर नहीं रहे हैं बल्कि एक दूसरे में विलीन होकर महादानव बन रहे हैं। अद्वैत समझ गए कि अब कोई मंत्र या हथियार काम नहीं करेगा। उन्होंने शहर के प्राचीन मंदिर के नीचे दबे एक प्रतिबंधित कक्ष का द्वार खोला। वहां शून्य यंत्र रखा था जो इस आयाम को ही मिटा सकता था। विक्रम, तुम्हें इस यंत्र के केंद्र में अपनी रूह को जोड़ना होगा। ये यंत्र तुम्हारी इच्छा शक्ति को एक धमाके में बदल देगा, जिससे ये नीला कोहरा और ये राक्षस वापस नरक में खिंच जाएंगे। और मेरा क्या होगा? तुम उस द्वार के प्रहरी बन जाओगे। तुम्हें हमेशा के लिए उस शून्य में रहना होगा। विक्रम ने मुस्कुराकर हामी भर दी। बाहर चुड़ैल, साया दानव और पिशाचों की फौज मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच चुकी थी। जैसे ही पिशाचों ने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया, विक्रम ने यंत्र को सक्रिय कर दिया। एक भीषण रोशनी निकली। चुड़ैल के नाखून हवा में भाप बनकर उड़ने लगे। ज़ॉम्बी का वो विशाल मांस का पहाड़ बिखर गया। साया दानव चीख के साथ शून्य में विलीन हो गए। पूरा मायापुर एक बार फिर से कांप उठा, लेकिन इस बार रोशनी के साथ एक शांति थी। नरक के द्वार हमेशा के लिए बंद हो गए।